नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बाहुबली बैच की शुरुआत जो है 15 दिसंबर 2021 से हुआ है, जिसमें अभी तक हम लोग भूगोल में भारत के राजनीतिक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो जल से सीमा बनाते हैं ना तो किसी की पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं। इन संपूर्ण चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह शुरुआत करेंगे भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन। ध्यान से समझना, आज से हम लोग जो भारत के भूगोल में शुरुआत करेंगे उस विषय का नाम है भारत का। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज से हम लोग पढ़ेंगे भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह भी भारत के भूगोल के बारे में ही पढ़ेंगे। और वह क्या पढ़ेंगे? तो विभाजन पढ़ेंगे। लेकिन विभाजन किस आधार पर करेंगे? तो प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक के आधार पर। इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को यदि हम लोगों को पढ़ना है तो पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के भू आकृतिक विभाजन से प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से भारत का भू आकृतिक यानी कहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, भारत की आकृति कैसी है, इस आधार पर इसका विभाजन करेंगे। इसी प्रकार हम लोग इसी को कह सकते हैं प्राकृतिक विभाजन। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोग जो भारत का विभाजन करेंगे वह भू आकृतिक। भू आकृतिक का मतलब जो भूमि है उसकी आकृति कैसे है इस आधार पर विभाजन करेंगे। या ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक विभाजन। कहने का मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, इस आधार पर विभाजन करेंगे। इसका मतलब यह है कि आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह करेंगे भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन। कहने का मतलब है कि कहां पर कौन कौन सी आकृतियां हैं या जो प्राकृतिक रूप से पर्वत, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान या समतल मैदान पाए जाते हैं, इस आधार पर विभाजन करेंगे। और हम लोग इस आधार पर भारत का विभाजन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार से करते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि कभी आपसे पूछता है कि भारत को भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो हम लोग कहेंगे टोटल 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? तो हम लोग कहेंगे टोटल 4 भागों में विभाजन इसका किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजन किया जा सकता है? तो हम लोग कहेंगे टोटल 4 भागों में विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, 4 भागों में विभाजन किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि ये 4 भाग हैं कौन कौन से। ये 4 भाग हैं कौन कौन से, तो हम लोग बात करेंगे। अगर इसमें पहले बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा आता है? तो सबसे पहले आता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है प्रायद्वीपीय भारत, अभी हम लोग देखेंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो हम लोग कहेंगे दूसरे नंबर पे आता है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा कौन आता है? तो दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का हिमालय पर्वत या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद यदि बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक दृष्टिकोण से भारत का विभाजन करते हैं तो पाते हैं कि भारत जो है 4 प्रकार के हैं, या कह सकते हैं भारत का विभाजन जो है वह 4 भागों में किया जा सकता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस भाग का निर्माण कैसे हुआ, यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, यहां पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, यहां पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, मृदा कैसी पाई जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि भारत को प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और इसी में हम लोग देखेंगे कि इन भागों का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर कैसी कैसी चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग एक बार भारत का मानचित्र बनाकर देख लेते हैं कि ये 4 भाग कहां कहां पर हैं। तो चलिए हम लोग एक बार भारत का मानचित्र बनाते हैं और भारत के मानचित्र के माध्यम से इसी चीज को देखने का कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार भारत का मानचित्र बना के। हालांकि आपको मैं भारत का मानचित्र पहले ही बनाना सिखा चुका हूं। पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि यदि आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो तो भारत के भूगोल पढ़ने से पहले आपको भारत का मानचित्र बनाना आना ही चाहिए। और यदि आप भारत का मानचित्र नहीं बना पा रहे हो इसका मतलब है कि चीजें तुरंत समझ में आएगी लेकिन भूल जाओगे, ये बात तय है। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं और उसी मानचित्र के माध्यम से 4 के चारों भागों को देखते हैं। चलिए यदि हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो चलिए बिल्कुल आसानी से हम लोग बनाएंगे भारत के मानचित्र को। और आप भी थोड़ा सा देखते हुए कैसे कैसे कहां पर क्या चीजें किया जा रहा है इसके आधार पर बनाने का प्रैक्टिस करना। चलिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा भारत का मानचित्र है। तो इसी भारत का जो विभाजन हम लोग करेंगे वह प्राकृतिक रूप से करेंगे। चलिए हम लोग अगर प्राकृतिक रूप से इसका विभाजन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में यहां से लेकर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहां से लेकर ये जो लाल कलर का बना हुआ है, ये जो लाल कलर का बना हुआ है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इस वाले भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और यदि लाल के ऊपर की बात किया जाए तो इसके ऊपर जो ये वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो यहां से लेकर जो ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, इसे क्या कहा जाता है? ये यहां से लेकर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा भाग ये यहां से लेकर चला गया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहा जाता है? मैं सीधा सीधा 2 नंबर लिख देता हूं, 2 नंबर से आप समझ जाना। उत्तर का विशाल मैदान ये वाला ये भाग। यदि इसके बाद बात किया जाए तो तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे कौन सा भाग आ जाएगा? तीसरे नंबर पर ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन सा भाग आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पर ये वाला भाग पूरा का पूरा, ये वाला भाग आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर चौथे नंबर की बात किया जाए, यदि चौथे नंबर की हम लोग बात करते हैं तो चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं ये वाला जो भाग है, इधर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, ये इसे कहा जाता है तटीय मैदान। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तटीय मैदान। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि यहां पर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसी प्रकार यहां पर देखा जाए तो एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका मतलब यह है कि चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसका मतलब यह है कि ये वाला है तटीय मैदान, उसके बाद और कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं, इनका कैसे निर्माण हुआ, इन सारी की सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर से बताता हूं। अभी मैंने बताया कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन का मतलब यह है कि कहां कहां पर कैसी कैसी आकृतियां हैं, अथवा जो प्राकृतिक रूप से पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, कहां कहां पर पाए जाते हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ, इस आधार पर विभाजन करेंगे। और 4 भागों में विभाजन किया गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस वाले भाग का निर्माण कैसे हुआ, और इन भागों में कहां पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं
इन सारी की सारी चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक चीज को थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिएगा। आगे हम लोग यदि बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि भारत के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग अगर बात किया जाए तो 10.7% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.7% भाग पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह है पर्वतीय भाग। क्या है, तो हम लोग कहेंगे पर्वतीय भाग है। इसी प्रकार यदि बात किया जाए लगभग 18.6% भाग पर क्या है, तो यह है लगभग पहाड़ी भाग। क्या है, यह है लगभग पहाड़ी भाग। और साथ ही साथ लगभग 27.7% भाग पर क्या है, तो यह है हम लोग जानते हैं पठारी भाग। और इसी प्रकार लगभग 43% भाग की बात किया जाए तो लगभग 43% क्षेत्रफल पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है समतल मैदान। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है समतल मैदान। कहने का मतलब यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.7% भाग पर पर्वतीय भाग का विस्तार पाया जाता है, 18.6% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, और लगभग 43% भाग पर समतल मैदान यानी ये वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, चलिए तब हम लोग एक एक चीज को शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत को उठाएंगे और फिर प्रायद्वीपीय भारत से ही पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे बगल में करते हुए चलेंगे ताकि जो लोग नहीं लिखे होंगे वो थोड़ा सा चीजों को समझते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन सा भाग, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है पेनिनसुला इंडिया। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है पेनिनसुला इंडिया। अब ध्यान से समझना, इसमें एक शब्द आया है जिसका नाम क्या है, प्रायद्वीप। भाई भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत आएगा वो तो ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। और जहां कहीं भी ध्यान देना प्रायद्वीप आ जाए या पेनिनसुला आ जाए उसका मतलब क्या होता है, तो प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थलीय भाग। ध्यान देना, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो, उसी को कहा जाता है प्रायद्वीप। उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है प्रायद्वीप। और हम लोग जानते हैं कि अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। लेकिन अगर कभी यह पूछ ले कि एक देश के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो भारत का ही प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब जो अरब का प्रायद्वीप है उस पर देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। वहीं पर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे यूएई है, बहुत सारे देश हैं। तो अगर वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो है, लेकिन इस पर बहुत सारे देश हैं। तो अगर कभी ये पूछ ले कि एक देश के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अथवा ये भी कभी पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है और अरब का प्रायद्वीप विकल्प में नहीं रहेगा, तब उत्तर हो जाएगा भारत का प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगर प्रायद्वीप की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे तीन ओर जल से घिरा स्थलीय भाग। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे तीन ओर जल से घिरा, तो हम लोग कहेंगे तीन ओर जल से घिरा स्थलीय भाग को ही क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप कहा जाता है। और सीधी सी बात है, जब तीन ओर जल से घिरा होगा तो एक ओर तो स्थल से घिरा ही होगा। सही है, चलिए अब यदि हम लोग भारत के ही प्रायद्वीप की बात करते हैं, तो यदि भारत के प्रायद्वीप की बात करते हैं तो ये जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है और सबसे स्थिर भाग माना जाता है। इसका क्या मतलब है, अभी मैं बताता हूं। यदि भारत के प्रायद्वीप की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, तो ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है।
क्या है? ये प्राचीनतम भूभाग है। इसका मतलब क्या है अभी मैं समझा के बताता हूं। प्राचीनतम भूभाग है और साथ ही साथ भारत का सबसे स्थिर भाग भी माना जाता है, सबसे स्थिर भाग भी माना जाता है, ठीक है ना। भारत का सबसे स्थिर भाग भी माना जाता है। इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं। अब इसी के माध्यम से आप ये भी समझ जाओगे कि पूरे की पूरे भारत का निर्माण कैसे होता है। भारत का प्राचीनतम भाग है और साथ ही साथ प्राचीनतम भाग में भी बात किया जाए तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद पूरी की पूरी चीजें समझाता हूं। प्रायद्वीपीय भारत तीन ओर जल से घिरा स्थलीय भाग, साथ ही साथ भारत का प्राचीनतम भूभाग है, सबसे स्थिर भाग भी माना जाता है। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत कहें या दक्षिण भारत कहें, इसे गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अब बात ये आती है कि ये गोंडवाना लैंड क्या है, मैं बताता हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं तब ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये गोंडवाना लैंड का, हम लोग क्या कहेंगे, ये गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग यहीं से देखते हैं कि ये गोंडवाना लैंड क्या है और साथ ही साथ ये भारत का प्राचीनतम भाग कैसे हुआ, तो फिर नवीनतम भाग कौन सा है, इन सारी की सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। और इसी के माध्यम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा भारत है, इसी के माध्यम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा का पूरा हमारा भारत है, ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये जो पूरा का पूरा भारत है, इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सारी की सारी चीजें हम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि यह माना जाता है कि पहले पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था। जब मैं विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसे मैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि यह माना जाता है कि पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था और इस महाद्वीप का नाम क्या था, तो इस महाद्वीप का नाम था पैंजिया। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था पैंजिया। और यह पैंजिया जो है अपने चारों ओर जल से घिरा हुआ था, अपने चारों ओर जल से घिरा हुआ था। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था पैंथालासा। इसका नाम क्या था, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम था पैंथालासा। दो चीजें हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अनुसार पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था। महाद्वीप का नाम था पैंजिया तथा महासागर का नाम था पैंथालासा। लेकिन आगे चल के क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आगे चल के इस पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। कैसे होता है कैसे नहीं होता वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या होता है, तो पैंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक उत्तरी गोला हो जाता है और साथ ही साथ एक और नीचे हो जाता है जिसका नाम क्या है, ये होता है दक्षिणी गोला। यानी यह पैंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर वाले को क्या कहा गया, इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया अंगारा लैंड और इसे अंगारा लैंड को ही लारेशिया भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। और ये जो जल वाला भाग था, ये जल वाला भाग ऐसे का ऐसे था। ये वाला जल वाला भाग क्या था, ये जल वाला भाग तो ऐसे ही था। और जब ये दो भागों में टूट जाएगा तो सीधी सी बात है, इस बीच वाले भाग में भी बात किया जाए, इस बीच वाले भाग में भी बात किया जाए। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ऐसे। यदि मैं इस बीच वाले भाग में बात किया जाए तो इसमें भी जल आ जाएगा और इसमें जब जल आ जाएगा तो एक नए सागर का निर्माण हो जाता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था तेथिस सागर। क्या था, इसका नाम था तेथिस सागर। इसका मतलब पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप एवं महासागर हुआ करता था, लेकिन यही पैंजिया दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, और इसके बीच वाले भाग में जल भर गया जिससे तेथिस सागर का निर्माण हुआ। लेकिन आगे चल के इस अंगारा लैंड का भी विभाजन होता है, इस गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है, जिससे अलग अलग महाद्वीप का निर्माण होता है और इसके बीच में जल भर जाने से अलग अलग महासागर का निर्माण होता है। तो कैसे हुआ, ध्यान से समझना।
जब इसका विभाजन हुआ, अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, तो इससे किसका किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे यूरोप का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे एशिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एशिया का निर्माण हुआ। और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इससे किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिका के बाद और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे अफ्रीका का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे अफ्रीका का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे अरब के प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। अरब का प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे इसी में दक्षिण भारत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे दक्षिण भारत का निर्माण हुआ। और दक्षिण भारत के साथ साथ जो है और किसका निर्माण हुआ? तो हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। और ये तो हम लोग कहेंगे और अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। कहने का मतलब पहले पैंजिया से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, फिर सागर का निर्माण हुआ, फिर इसका भी विभाजन हुआ तो अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ और उन्हीं के बीच में जो जल भर गया उससे अलग अलग महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम लोग कैसे याद करें कि चीजों को हम लोग भूले ना, तो इसी चीज को हम लोग एक बार विश्व का मानचित्र बनाकर उसमें देखते हैं कि इन चीजों को हम लोग कैसे याद करें ताकि ना भूलें। ठीक है, चलिए यदि इन चीजों को हम लोगों को याद करना है तो इस चीज को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, फिर इस चीज को हम लोग विश्व का मानचित्र बनाकर तब देखते हैं। इसी चीज को हम लोग विश्व का मानचित्र बनाते हैं तो मान लेते हैं कि बिल्कुल, चलिए एक मिनट, चलिए विश्व का मानचित्र यदि हम लोग बना लेते हैं तो बिल्कुल यहां से बनाते हैं। ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ये है उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तरी अमेरिका और ये बिल्कुल ऐसे चला जाएगा और ये इधर आएगा। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये हडसन की खाड़ी है और हडसन की खाड़ी से इधर चले जाओगे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी वगैरह बन जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, और ये बिल्कुल ऐसे चला जाएगा इधर, और इधर जाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे ये ऐसे चलाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे चलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इधर से हम लोग यूरोप महाद्वीप को बना लेते हैं और यूरोप महाद्वीप को हम लोग बिल्कुल ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे आराम से। ठीक है, हम लोग इसको ये मान लेते हैं कि ये क्या बन गया है? तो हम लोग कहेंगे ये बन गया है ये यूरोप। ये क्या बन गया है? तो हम लोग कहेंगे ये बन गया है हमारा यूरोप। ठीक है, ये वाला कौन सा भाग बन गया है? तो ये वाला भाग बन गया है यूरोप। ये बिल्कुल ये ऐसे, चलिए यहां पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। ये वाला भाग क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। और यदि इसके नीचे की बात किया जाए, नीचे क्या है? तो हम लोग कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है। बिल्कुल ध्यान से समझना, चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसानी से आप बता दोगे। यहां पर बिल्कुल बीच वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या है? तो इस वाले भाग में जो है ये, इस वाले भाग में क्या है? ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है? तो हम लोग कहेंगे जो हरा हरा आपके सामने बना हुआ है, ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाला भाग है तेथिस सागर। ये वाला भाग क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है तेथिस सागर। ठीक है ना, ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाला भाग है तेथिस सागर। और हम लोग जानते हैं कि तेथिस सागर के उत्तर में जो होगा वो अंगारा लैंड का भाग है और तेथिस सागर के दक्षिण में जो होगा वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो देखोगे ये कि उत्तर में है कि दक्षिण में, तो कहोगे उत्तर में, तो उत्तर वाला अंगारा लैंड। ये भी है उत्तर में तो ये भी अंगारा लैंड, ये भी है उत्तर में तो ये भी अंगारा लैंड, ये दक्षिण में है तो गोंडवाना लैंड, ये भी दक्षिण में है तो ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी दक्षिण में है तो ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी दक्षिण में है ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी दक्षिण में है ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी दक्षिण में है ये भी गोंडवाना लैंड।
ठीक है ना। इस इमेज को अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करना। जब इस इमेज को एक बार अपने दिमाग में बैठा लोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं। यहां पर जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है कि ये अरब का प्रायद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का ही भाग है, अंगारा लैंड का भाग नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो दक्षिण भारत है ये पहले कहां पर हुआ करता था, तो पहले ये बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में लगा हुआ था। कहां पर लगा हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में लगा हुआ था, ठीक है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में लगा हुआ था। जब इस वाले भाग में लगा हुआ होगा इसका मतलब ये कि आज जो फिर यहां पर है ये फिर यहां पर नहीं रहेगा, ये वाला भाग फिर वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये वाला भाग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कि जब यहां पर लगा रहेगा तो ये अंगारा लैंड का भाग होगा कि गोंडवाना का, तो कहोगे गोंडवाना का। इतना समझ में आया कि अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड का क्या होता है, कौन कौन से भाग अंगारा लैंड के भाग हैं, कौन कौन से भाग जो है गोंडवाना लैंड के हैं, ठीक है। अब हम लोग यहीं से समझ लेते हैं कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई कि ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी गोंडवाना लैंड, ये भी गोंडवाना लैंड, और बीच में ये वाला तेथिस सागर है। अब यहीं से आगे समझना। पहले ये वाला भारत यहां पर हुआ करता था और जो इधर से नदियां आती थी पूरा का पूरा नदियां यहीं पर अपना मुहाना बनाती थी। इधर से भी कोई नदी जाती थी तो यहीं पर अपना मुहाना बनाती थी, यहां से भी कोई नदी जाती थी तो यहां पर अपना मुहाना बनाती थी। और जब यहां पर अपना मुहाना बनाएंगी तो सीधी सी बात है अपने साथ जो भी अवशिष्ट पदार्थ लेकर आएंगी, जो भी कूड़ा कचरा लेकर आएंगी या मलबा या अवसाद कह सकते हैं लेकर आएंगी, तो यहीं पर तो जमा करेंगी, इकट्ठा करेंगी। तो ये प्रक्रिया जो होती है वह करोड़ों वर्ष तक चलती रहती है, जिसके कारण यहां पर धीरे धीरे मलबा या अवसाद की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। मलबा या अवसाद की मात्रा जो होती है बहुत ही ज्यादा हो जाती है और उसके बाद ये वाला भाग जो होता है यहां से टूटता है। यहां से क्या करता है, ये वाला भाग टूटता है और उसके बाद ये वाला भाग इधर, ये वाला भाग कौन सा होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला भाग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये वाला भाग क्या होगा तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या करता है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद धीरे 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 आगे जाता है। जब आगे जाता है तो यहां पर तेथिस सागर में जो मलबा या अवसाद होता है उससे टकराता है, तो मलबा या अवसाद को क्या करता है वो बिल्कुल ऊपर उठा देता है। मलबा या अवसाद को ऊपर उठा देता है। जब ऊपर उठा देता है तब हो जाता है हिमालय पर्वत का निर्माण। क्या हो जाता है तो हम लोग कहेंगे हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। ध्यान से समझो इसे। यहां पर पूरा का पूरा मलबा या अवसाद है। यहां पर क्या है तो हम लोग कहेंगे यहां पर पूरा का पूरा ये मलबा या अवसाद मान लेते हैं भरा हुआ है और ये वाला भाग उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बढ़ा। ये वाला भाग जब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और जब नजदीक आ जाएगा तो जो मलबा या अवसाद होगा रोकेगा, और जब रोकेगा तो सीधी सी बात है ये मलबा या अवसाद को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, और जब मलबा या अवसाद को उठाएगा तो वो मलबा अवसाद उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तो उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। इसका मतलब ये वाला भाग ऐसे ऐसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और आगे तेथिस सागर से टकराकर उसमें विद्यमान मलबा या अवसाद से हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया है। और जब हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया तो उसके दक्षिण में एक बहुत ही बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया। ऐसे समझो इसको उठा दिया तो यहां तो पूरा का पूरा उड़ गया, लेकिन दक्षिण में एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ जिसे महाखंड कहा गया। उसके बाद उसी हिमालयी क्षेत्र से बड़ी बड़ी नदियां आई, उस गड्ढे में अपना मुहाना बनाए, धीरे धीरे उसमें भी मलबा या अवसाद जमा हुआ, जिसके कारण वो वाला महाखंड भी भर गया, जिसके कारण उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। पहले ध्यान से समझो इस चीज को। हम लोग यहां से ये यहां से समझ में आया, ये ऊपर यहां पर गया, तेथिस सागर से टकराया, उसमें विद्यमान मलबा या अवसाद को उठा दिया, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ तो हम लोग कहेंगे उसके कारण जो है क्या हुआ तो हम लोग कहेंगे उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ तो हम लोग कहेंगे उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है ना। उसके कारण क्या हुआ तो हम लोग कहेंगे उसके कारण होता है हिमालय पर्वत का निर्माण। क्या होता है तो हम लोग कहेंगे उसके कारण हो जाता है हिमालय पर्वत का निर्माण। अब ध्यान से समझना, हम लोग फिर वहीं पर आते हैं बिल्कुल अपने भारत वाले भाग पर। कहां पर आते हैं तो हम लोग आते हैं बिल्कुल अपने भारत वाले भाग पर। ध्यान से समझना ये कैसे कैसे कहानी हुई, ध्यान से समझना। इस कहानी को हम लोग ऐसे समझते हैं, इस कहानी को हम लोग बिल्कुल यहां से ऐसे समझो। हम लोगों ने देखा कि ये वाला ऐसे बढ़ा
तो यहाँ पर जो मलबा या अवसाद था उसको उठा दिया तो ये वाला भाग टूट गया और इसके दक्षिण में एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। जब गड्ढे का निर्माण हुआ तब इसमें से जो नदियां आती थी इसमें मुहाना बनाती थी, यानी यहीं पर समाप्त हो जाती थी। तो इसमें धीरे धीरे मलबा या अवसाद का जमाव किया। जब मलबा या अवसाद का जमाव किया तब धीरे धीरे ये वाला भाग भी भर गया। तो कुछ नदियां इधर आके समाप्त होने लगी और कुछ नदियां इधर आके समाप्त होने लगी। इसका मतलब सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे इसका निर्माण हुआ। और जब यह उत्तर की ओर बढ़ा तो तैथिस सागर में विद्यमान मलबा या अवसाद से हिमालय पर्वत का निर्माण किया। और जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया तो उससे आने वाली नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया? ये तो पहले प्रायद्वीपीय मतलब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का भाग उत्तर की ओर बढ़ा। तैथिस सागर में विद्यमान मलबा या अवसाद से ही हिमालय पर्वत का निर्माण किया। इसका मतलब जो आज जो हिमालय पर्वत है कभी न कभी तैथिस सागर के रूप में विद्यमान था, इसलिए हिमालय पर्वत को तैथिस सागर का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है जो पला हुआ है, बढ़ा हुआ है, वह तैथिस सागर में ही पला हुआ है, इसलिए तैथिस सागर को हिमालय पर्वत का पालना कहा जाता है, जहां पर वो पला हो या बढ़ा। चलिए ध्यान से समझना, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, फिर ये टकराया, इसका निर्माण हुआ, गड्ढे का निर्माण हुआ, इसमें नदियां की मुहाना बने, फिर इसका निर्माण हुआ। इतना तक समझ में आया? इसका मतलब सबसे प्राचीनतम भाग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सबसे प्राचीनतम भाग होगा। और उसके बाद इन तटीय मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थ अथवा मलबा या अवसाद के जमाव से होता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ अथवा मलबा या अवसाद के जमाव से होता है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका 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 निर्माण कैसे हुआ? जब इतना समझ जाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है भाई, ये अंगारा लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी। यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के जमाव से हुआ है, तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के जमाव से हुआ है, अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। इनका भी निर्माण जो हुआ है तैथिस सागर में विद्यमान मलबा या अवसाद के कारण हुआ है, तो यहाँ पर भी जो होगा वह अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। बाकी इसमें देखा जाए तो 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जब हम लोग वहां पर एक एक पर्वत श्रेणियों को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी बताऊंगा कि किन श्रेणियों में विशेष रूप से कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वास्तव में ये वाला भाग जो अभी तक पूरा का पूरा जो समझाया गया है, आपको क्यों समझाया गया है तो ध्यान से समझना। अभी तक जो आपको समझाया गया है वह क्यों समझाया गया है? तो इसलिए समझाया गया है कि आपको बताया गया था कि कौन सा किसका भाग है। यही तो मैंने लिखाया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है और साथ ही साथ गोंडवाना लैंड का भाग है। इतना समझ में आया? अब यहीं से हम लोग चीजों को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहीं से क्या करते हैं, तो अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अभी तक जो आपको पूरा का पूरा समझाया गया है ये आपके मैप में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है ना, वो कहां पर बना हुआ है? तो यहाँ पर आपके मैप में बना हुआ है। चलिए अब हम लोग इसी प्रायद्वीपीय भारत पर ही आ जाते हैं और फिर यहीं से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत पर आ जाते हैं, फिर यहीं से पढ़ते हुए बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत की जो जितनी भी चीजें आपको बताई गई है सारी की सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मत सोचना कि वो सिर्फ समझाया गया है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत का पालना किसे कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तटीय मैदानों पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ? ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत तो हम लोगों ने देखा प्रायद्वीप जो होता है वह तीनों ओर जल से घिरा स्थलीय भाग होता है, प्राचीनतम भूभाग है, सबसे स्थिर भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग भी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इन प्रायद्वीपीय भारत के ही विभिन्न भाग। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भाग। क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भाग। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भाग।
प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न भाग। कहने का मतलब यह है कि ये कौन कौन से भाग हैं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग अपना प्रायद्वीपीय भारत बना लेते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है हमारा पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत। वो ये मान लेते हैं कि यहां तक ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, यही से हम लोगों को मतलब है। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। ये क्या है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी है, यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट। और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी एक पर्वत श्रेणी है, ये पूरी की पूरी एक पर्वत श्रेणी है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। थोड़ा सा हम लोग एक एक चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे, इसी को कहेंगे वेस्टर्न घाट। क्या कहेंगे, तो हम लोग इसी को कहेंगे वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट। चलिए वेस्टर्न घाट को ही देख लेते हैं, पूर्वी घाट को देख लेते हैं, चाहे पूर्वी को देखें चाहे पश्चिमी को देखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि पूर्वी घाट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इधर क्या है, तो हम लोग कहेंगे इधर तो है अरब सागर, और इधर क्या है, तो हम लोग कहेंगे इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब यह है कि पहली बात तो हम लोग कहेंगे पूर्वी घाट कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी के समांतर है। इसका मतलब पहले पॉइंट पे क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी को सीधा सीधा लिख देते हैं BOB। क्या लिखेंगे, BOB, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के क्या है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी के समांतर है। बंगाल की खाड़ी के क्या है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी के समांतर है, पहली बात। दूसरे नंबर पे यदि इसके विस्तार की बात किया जाए, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, तो इसका विस्तार जो पाया जाता है वह उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है गंजम जिला। उड़ीसा के गंजम जिले से लेकर यहां पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक पाया जाता है। इसका मतलब कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे गंजम से। और ये गंजम जिला कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे उड़ीसा में है। उड़ीसा के गंजम जिले से लेकर कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक पाया जाता है। और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, यहां तक। और प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं इधर ही आके यानी बंगाल की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती हैं, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इसको अलग अलग स्थानों पर कई जगहों पर काट दिया है। इसलिए इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक दो चीजें देख लेते हैं। इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसी को कहा जाता है पूर्वाद्री। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पूर्वाद्री। और यदि ये कहा जाए ये कैसा पर्वत है, तो यह मोड़दार पर्वत का उदाहरण माना जाता है। मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। पर्वत है, सीधा सीधा लिख लेते हैं, मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अब इसी में हम लोग बात यदि आगे करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये उड़ीसा में एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह है 1501 मीटर। ध्यान देना, एनसीईआरटी के आधार पे आपको बताया जा रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। बाकी अलग अलग किताबों में देखोगे तो गूगल में भी देखोगे तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको महेंद्रगिरी ही याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग देखते हैं कि नदियों द्वारा जिसे अलग अलग स्थानों पर काट दिया गया है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद एक राज्य बना लेते हैं, मतलब ये राज्य बना लेते हैं, उसके बाद उसी राज्य में इस चीज को दर्शाते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। यदि यहां से बात किया जाए, यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये जो राज्य है वह राज्य है केरल। ध्यान देना, यदि हम लोग बात करें यहां पर ये कौन सा राज्य है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो राज्य है ये है केरल। अब केरल के बाद यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा राज्य है, ये है तमिलनाडु। और यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा राज्य है, मान लेते हैं कि ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद कौन सा राज्य है, तो मान लेते हैं कि ये उड़ीसा है। चलो ऐसे समझ लो बस। इसी में हम लोग पर्वत श्रेणियों के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर तो उड़ीसा में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। मैं नाम आगे लिख दूंगा। और यहां पर आंध्र प्रदेश में देखोगे तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है इरामाला, यहां पर नल्लामाला, यहां पर बेली कोंडा, यहां पर पाल कोंडा, यहां पर आओगे तब शेष चलम। ठीक है ना, इरामाला, नल्लामाला, बेली कोंडा, पाल कोंडा, शेष चलम, ये 5 पर्वत श्रेणियां है। तमिलनाडु में आओगे तो यहां पर मिलेगा जवादी, सेवराय, पंचमलाई, यहां पर आओगे 3 पर्वत श्रेणियां ये मिल जाएंगी। इसी के हम लोग नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम है, तो ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो भाग है, ध्यान से समझना, ये वाला सबसे उत्तरी क्या है, ये है इरामाला। ये क्या है, ये इरामाला है, इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है महेंद्रगिरी। ये क्या है, ये है महेंद्रगिरी। ये है इरामाला, ये है नल्लामाला। ये क्या है, ये है नल्लामाला। ये क्या है, ये है वेली कोंडा। क्या है, तो ये है वेली कोंडा। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है, इधर लिख देते हैं, ये है पाल कोंडा। ये क्या है, ये है पाल कोंडा। और ये क्या है, ये है शेष चलम। ये क्या है, ये है शेष चलम। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहां पर क्या है, ये है जवादी। और ये क्या है, ये है सेवराय, जवादी, सेवराय। और इसमें ये क्या है, तो ये है पंचमलाई। जवादी, सेवराय, ये पंचमलाई, ये इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है ना, तो ये था पूरा का पूरा पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पश्चिमी घाट। क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए इसको इधर कर देते हैं, हटाओ, इसको हटा देते हैं सब। चलिए सीधा सीधा हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, यही प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा का पूरा है ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है, तो इसी का नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है, तो इसी का नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है, तो इसी का नाम है पश्चिमी घाट। अब सीधी सी बात है, क्या है, पश्चिमी घाट नाम है। अंग्रेजी में कहा जाएगा वेस्टर्न घाट। अच्छा, एक शब्द थोड़ा सा समझना, ये घाट का मतलब क्या होता है। भाई पश्चिम में है पश्चिमी घाट, पूरब में है तो पूर्वी घाट। घाट का मतलब क्या होता है, कोई पर्वत श्रेणी बिल्कुल यदि सीढ़ी नुमा हो ऐसे, तो उसी को कहा जाता है घाट। यानी ये ऐसे और ये ऐसे, तब उसी को कहा जाता है घाट। ध्यान देना, घाट और तट में अंतर होता है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट, यदि इसकी विस्तार की बात करें तो यह क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है, तो यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद यदि बात किया जाए इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ वह अरब सागर के निमज्जन से हुआ। कैसे हुआ, तो हम लोग कहेंगे अरब सागर के निमज्जन का मतलब होता है डूबना या धंसना। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सबमर्जेंस। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सबमर्जेंस। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कहने का मतलब मान लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और यहां पर इस वाले भाग में क्या है, तो इस वाले भाग में है पूरा का पूरा अरब सागर।
अरब सागर है, जिसके कहीं किसी कारण से ये अरब सागर इधर धंसा, जिसके कारण ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला जो भाग इस तरह हुआ करता था, ये वाला भाग हो गया इस तरह। ये कैसे हो गया, इस तरह, ये वाला भाग क्या हो गया, उठ गया। तो अरब सागर के निमज्जन या धंसने के कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ यदि विस्तार की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे विस्तार जो पाया जाता है ये कहां से कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे तापी नदी के दक्षिण से लेकर ये लगभग नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक मुख्य रूप से पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो इसी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चोटियां हैं। कहां पर कौन कौन सी चोटियां हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, यदि इधर आओगे तो यहां पर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम क्या है, चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं। यदि इधर बात करें तो इधर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कालसुबई। क्या नाम है, ये है कालसुबई। आगे जाओगे तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी यहां पर जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर है महाबलेश्वर। क्या है, तो यहां पर है महाबलेश्वर। ये दोनों कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों जो है ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। नीचे आओगे तो यहां पर गोवा पड़ेगा, लेकिन गोवा तटीय क्षेत्र में पड़ जाता है। फिर नीचे आओगे कर्नाटक पड़ेगा, और कर्नाटक में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। क्या है, जिसका नाम है कुद्रेमुख। फिर नीचे जाओगे तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है, ब्रह्मगिरी। ये दोनों राज्य कहां पर है, तो ये दोनों राज्य है कर्नाटक में, और ये कुद्रेमुख जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है। और कर्नाटक के नीचे आओगे तो एक राज्य मिलेगा केरल, और केरल में ही एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अन्नामलाई। हालांकि केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, जिसका नाम क्या है, अन्नामलाई। ये क्या है, ये है अन्नामलाई। के पहले थोड़ा सा हम लोग एक दो चीजें और देख लेते हैं। तब सबसे पहले क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले यहां पर पड़ेगा नीलगिरी। क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा नीलगिरी, और नीलगिरी पढ़ने के बाद फिर आप नीचे आओगे तब क्या पड़ेगा, तब पड़ेगा अन्नामलाई। क्या पड़ेगा, तब पड़ेगा अन्नामलाई। फिर नीचे आओगे तब क्या पड़ेगा, तब पड़ेगा कार्डामम। क्या पड़ेगा, तब पड़ेगा कार्डामम। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी को हम लोग थोड़ा सा अलग से देखेंगे ही देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो ये 3 राज्य में फैला हुआ है। कितने राज्य में फैला हुआ है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है, तो केरल है, कर्नाटक है, और साथ ही साथ तमिलनाडु है। यानी केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है ना। 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी देखा जाए तो ये भी अगर कहां कहां पर है तो हम लोग कहेंगे केरल, और ये कहां पर है तो हम लोग कहेंगे केरल प्लस तमिलनाडु में है। और ये भी कहां पर है तो ये भी केरल प्लस तमिलनाडु में है। कहां पर है, केरल प्लस तमिलनाडु। थोड़ा सा रुकिए, बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है ना। यदि इसकी बात करें 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग कहेंगे ये है केरल प्लस कर्नाटक, और कौन सा है, प्लस तमिलनाडु। क्या है, केरल प्लस कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। और ये अन्नामलाई कहां पर है, केरल कहां पर है, तो हम लोग बढ़िया से लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जो अन्नामलाई है ये भी है केरल प्लस तमिलनाडु में। कहां पर है, केरल प्लस तमिलनाडु में स्थित है। और इसी केरल में ही एक चोटी है, यानी इसी पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे अनाईमुडी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वह है 2695 मीटर। क्या है, 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर एक और चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा।
क्या है, दोड्डा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है ये 2637 मीटर और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी ये जो है ये सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कार्डामम पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इलायची पहाड़ी। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इलायची पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक बार में मैं फिर से बताता हूँ, पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक पाया जाता है। कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं या कौन कौन सी चोटियां हैं, ये हम लोगों ने देखा। किस किस राज्य में पाए जाते हैं हम लोगों ने ये भी देखा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है, जो कि केरल में है। तो सीधी सी बात है, केरल जो होगा, केरल की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है ना। आगे यदि हम लोग बात करते हैं, चलिए यदि हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना, यहीं पर केरल में ही एक स्थान है जिसका नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है, जिसका नाम है साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली में भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत की सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, स्पेलिंग वगैरह जो भी होना समझ लेना। क्या पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भारत की सबसे जैव विविधता पाई जाती है। और यह साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे यह भी पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। यह भी कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे यह भी पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसकी और क्या विशेषता होती है, तो हम लोग कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसमें क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ऊंचाइयां इसकी बढ़ती है। ऊंचाइयां क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे ऊंचाइयां जो होती हैं वह इसकी बढ़ती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में अभी हम लोगों ने देखा कि वास्तव में भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत को प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और उसी में भी हम लोगों ने शुरुआत किया है प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। और प्रायद्वीपीय भारत के भाग में देखा जाए तो हम लोगों ने सिर्फ देखा है पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं से हम लोग कल शुरुआत करेंगे और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बाद देखेंगे कि और कौन कौन से यहाँ पर पठार हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, और देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां कहां तक पाया जाता है। ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।